हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हेलो। जी सर, आ रही है। हाँ, अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड प्रिपरेशन। ठीक है ना। हम हॉस्पिटल बल्क की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वी आर प्रिपेयरिंग बल्क। मीन्स दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बट दिस इज मैन्युफैक्चर इन हॉस्पिटल। द फर्स्ट स्टेज इन दिस प्रोसेस will be identification and collection together of all material required to be taken into aseptic situation. Suit means the area should be aseptic without any bacteria or any microorganism in that area. The component assembled are then checked against the worksheet by the pharmacist who should initiate the sheet. एक शीट होगी आपके पास, उसमें चेक्स लगे हुए होंगे, क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, और उसके हिसाब से आप काम करेंगे। फॉर्मुलेशन जब बनाते हैं, वेयर मोर देन वन total nutrition are being processed in the preparation room, care should be taken to avoid intermix of source material, labels, etc. As with all aseptic operation, material should be placed well within the laminar airflow cabinet. इसको हम एयरफ्लो कैबिनेट के अंदर रख देंगे ताकि वहां पे बैक्टीरिया के आने के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने के कोई चांसेस ना हो। Making use of all the available space and organized in a manner which will facilitate the predefined systematic steps in the dispensing process and cause minimum disruption of airflow. ठीक है, एयरफ्लो के अंदर हम ये काम करेंगे ताकि चीजें सही रहें। A complete nutrition bag should be total nutrition, जो प्रोडक्ट्स हम टीपीएन जो बनाएंगे, parental nutrition. Complete nutrition bag should be inspected to check for integrity of all ports, leak, split, and particulate for which TPN, total parental nutrition solution, should conform to compoundier criteria. जैसे कंपाउंडिंग कहते हैं बनाने को, कंपाउंडिंग क्राइटेरिया टुगेदर विद द लिमिट टेस्ट फॉर पर्टिकुलर मैटर। लेबलिंग इस पे आपने प्रॉपरली की है या नहीं की है? जर्नल, ठीक है ना। In general, the following information will be required on label: patient name and number, ward, product constituents, batch dispensing number, expiry date and time, storage condition, 25 डिग्रीज पे रखना है, 37 डिग्रीज पे रखना है, 0 डिग्री पे रखना है, कहाँ इसको महफूज करना है। ये हॉस्पिटल के जो भी प्रिपरेशन होती है, उस प्रिपरेशन के अंदर इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। मिसाल के तौर पे अभी मेरे हाथ में एक बॉटल है, जो ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज, इसके ऊपर लेबल लगाया गया है। ठीक है, अब सुनिएगा गौर से इसको। ये मैं आपको एग्जांपल पेश कर रहा हूँ जो आप इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्शन और लेबलिंग की बात कर रहे हैं। यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू द इंस्पेक्ट, कंप्लीट न्यूट्रिशन बैग शुड बी इंस्पेक्टेड। यानी मैंने बॉटल हाथ में ली हुई है और मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। आगा खान के प्रोडक्ट मेरे हाथ में है जो उन्होंने बनाया है। ठीक है, ये एक्जिमा वगैरह के लिए होता है, एक्जिमा ऑइंटमेंट कहलाता है, सोरियोसिस के लिए।
अच्छा, अब सुनिएगा इसमें गौर से, किसके, फॉर विच टीपीएन शुड बी, जैसे हम टीपीएन बनाएंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का सॉल्यूशन बनाएंगे, शुड उसको एक बैग में डालेंगे, कंफर्म टू कंपाउंडिंग क्राइटेरिया, जो कंपाउंडिंग करने का क्राइटेरिया है ये वैसे बनाए या नहीं, यानी कंपाउंडिंग कहते हैं बनाने को। तो आपने कंपाउंडिंग जो की है अपने उस प्रीमिसेस में इस दवा की, क्या ये सही बनी है नहीं बनी है, टुगेदर विद द लिमिट टेस्ट फॉर द पर्टिकुलर मैटर। उसके बाद हम लेबलिंग पे हैं। इन जनरल फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड ऑन द लेबल। अब आप लेबल पे देखिए रिक्वायरमेंट, इन जनरल फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड। इसके ऊपर क्योंकि ये परचेज जो की है ये उन्होंने ऑलरेडी लेबल लगा दिया गया था। अगर आप इस पेशेंट को दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बल्क में बनाया गया है, तो ये हर पेशेंट के पास जाएगा, तो हर पेशेंट का नाम नहीं आ सकता, ठीक है। इनसाइड अगर हॉस्पिटल में है तो वहाँ पेशेंट का नाम वगैरह डालेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात में आपको? वार्ड कौन सा है, प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या प्रोडक्ट बनाया गया है, बैच डिस्पेंसिंग नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, टाइम क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ता हूँ कि क्या लिखा है। दागा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज। सोरियोसिस इसलिए दिया जा रहा है, एक्जिमा ऑइंटमेंट नंबर 1 फॉर इन्फेक्टेड स्किन, स्टोर एट अ रूम टेम्परेचर, स्टोरेज का आगे अंदर, ठीक है, हमने स्टोरेज की बात की, स्टोरेज कंडीशन, स्टोर एट अ रूम टेम्परेचर अवे फ्रॉम द हीट, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, नॉट फॉर सेल आउटसाइड AKU pharmacy। ऑइंटमेंट नंबर 1 100 ग्राम्स, लेबल है ये सारा, लॉट नंबर 18518F20826, एक्सपायरी डेट 25/7/20, ठीक है, जुलाई 2020 में एक्सपायर हो गया ये। ClOBTO प्लस, इसमें जो चीजें डाली हुई है, क्लॉप्टो प्लस, पॉलीफेक्स प्लस, लिक्विड पैराफिन, USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक, ठीक है। तो ये कंप्लीट लेबल हुआ, एक लेबल बनाया आपने प्रोडक्ट के ऊपर जो मेरे हाथ में है इस वक्त। हाँ हाँ। अदर इंस्ट्रूमेंट सच एज द गाइडेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रेट और टेक्निक्स, लिमिटेशन ऑन फर्दर एडिशन may also be required। स्टोरेज, अब इसको जैसे मैंने इसमें बताया कैसे करेंगे, द कंपाउंडेड टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन TPN शुड solution should recommended to be stored at 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बाहर तो नहीं हो सकती, अगर आप डाइनिंग टेबल पर रख देंगे अपने तो वहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब ये फ्रिज के निचले पोर्शन में जाएगा, ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाएगा, जिसमें फ्रीजर होता है जो 0 डिग्री पे होता है, नीचे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। तो 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको, to protect it from the microbiological and chemical degradation factors. The bag containing liquid should not be allowed to freeze। अब इसको आप अगर 0 पर रखेंगे तो लिक्विड फ्रीज हो जाएगा, और इसको फ्रीज होगा तो खराब हो जाएगा। And should not be stored at room temperature for period in excess of 12 to 24 hours requirement for administration। अगर 12 से 24 घंटे में इसको देना है तो आप इसको रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी नहीं रखेंगे। पैकेजिंग, where supply of compounded product are to be made to hospital patients away from the site of manufacturers, the quality of the packaging system must be validated to comply with quality control standards and to maintain product temperature during transit। ले जाते वक्त भी आपने इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और जो आपका पैकेजिंग सिस्टम है वो वैलिडेटेड यानी स्टैंडर्ड हो, उसकी कंफर्मेशन हो, और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करेंगे। इंसुलेटेड पॉलीस्टाइरीन कंटेनर्स में भी यूज फॉर दिस पर्पस। अब आपने खास किस्म के कंटेनर्स के अंदर इसको डालना है, जिसका नाम क्या है, इंसुलेटेड, जिसके अंदर ना टेम्परेचर अंदर से बाहर जाता है ना बाहर से अंदर आता है। पॉलीस्टाइरीन कंटेनर्स में भी यूज फॉर दिस पर्पस। डिस्पेंसिंग, the total parental nutrition are dispensed according to the procedures mentioned above. The hospital pharmacist may be
involved in development of nursing care guidelines with particular reference to further addition, storage, etc. It may also be useful for the ward pharmacist to check that TPN is being correctly administered. तो ये क्या करेंगे आप डिस्पेंसिंग करते वक्त, जो प्रोसीजर है सही तरीके कैसे देना है, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करता है, वो डेवलप करता है, डेवलपमेंट में आता है किसके, नर्सिंग केयर यानी पेशेंट की केयर के लिए गाइडलाइंस, उसकी गाइडलाइंस बना के देता है विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू फर्दर एडिशन। इसमें कोई और चीज ऐड करनी है, स्टोरेज वगैरह का तरीकाकार जो है वो भी इसमें लिखता है। इट में ऑल्सो भी यूजफुल फॉर द वार्ड फार्मेसिस्ट, अगर जो फार्मेसिस्ट वार्ड में ड्यूटी पे है तो वहाँ उसको भी काम आएगा टू चेक द टीपीएन। टीपीएन चेक करेगा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की जो बैग होगा उसे चेक करेगा कि इसको सही तरीके से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। चार्जिंग फॉर टीपीएन, लाजिम है जो हॉस्पिटल बना रहा है वो दे आर गोइंग टू चार्ज फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। अ टीपीएन कंपाउंडिंग सर्विसेज विद इन अ हॉस्पिटल इज अ कॉस्टली वेंचर फॉर द फार्मेसी डिपार्टमेंट, ठीक है। टीपीएन की चार्जेस बनाना मुश्किल काम है, क्योंकि आपका जो एक तो टोटल इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर पड़े हैं वो चीज़ों को आपने देखना होगा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें आपने ऐड की हैं वो देखना होगा आपको, इसकी पैकेजिंग की कॉस्ट देखनी होगी, इसकी लेबर की कॉस्ट देखनी होगी, इसके फार्मेसिस्ट को जो तनख्वाह दी जा रही है, जो लोग मिल के बना रहे हैं, जो टीम मिल के बना रही है, उसकी कॉस्ट देखी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है आप उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। Amino acid in liquid presentation are by their special nature expensive item to purchase. अमाइनो एसिड्स के जो बैग्स आते हैं जिसमें प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है पेशेंट को, क्योंकि उसको प्रोटीन लॉस हुआ है आफ्टर सर्जरी में खासतौर पे दी जाती है, ठीक है ना, आफ्टर ट्रोमा दी जाती है अमाइनो एसिड्स की, तो वो ज़रूरत पड़ती है कि प्रोटीन उसको दी जाए मैक्सिमम, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। Pricing of the prepared TPN required the identification of the compounding material cost and others. आपकी जो compounding material cost आया, आपका जो रूम है उसका रेंट होगा, जो आपके इक्विपमेंट्स है जो आपने परचेज किया उसके कुछ चार्जेस होंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप जो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे उसके कुछ चार्जेस होंगे, पैकेजिंग करेंगे उसके कुछ चार्जेस होंगे, लेबलिंग करेंगे उसके कुछ चार्जेस होंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके कुछ चार्जेस होंगे, ये सारी चीज़ों के चार्जेस, बैग में डाल लेके देंगे उसके चार्जेस होंगे, तमाम चीज़ों की आपकी कॉस्ट निकालनी होगी, फिर उसका टोटल प्राइस आप फिक्स करेंगे। Pricing of the preparation TPN requires the identification of the compounding material cost, other sometimes not so apparent costs such as the labor input, फार्मेसिस्ट जो अपनी इनपुट दे रहा है, असिस्टेंट फार्मेसिस्ट जो अपनी इनपुट दे रहा है, और अगर कोई आपके पास और कुछ सर्वेंट आपने रखा हुआ है वहाँ पे वो आपको सर्विसेज दे रहा है, आपका रॉ मटेरियल उठा के ला रहा है स्टोर से, ठीक है ना, यहाँ तक पहुँचा रहा है, उसकी सबकी कॉस्ट होती है। इनपुट, लेबर इनपुट, ओवरहेड्स, खर्चा लाइट का, बिजली का, एसी का, फ्रिज का, डीप फ्रीजर का, ये सारे कॉस्ट आप निकालते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट निकालने के तरीके भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। कंज्यूमेबल, जो कंज्यूम हो जाएंगी चीज़ें, मिसाल के तौर पे आपने उसमें सलाइन वाटर मिलाया, तो सलाइन वाटर की एक बॉटल ली, वो कंज्यूम हो गई। आपने वैक्स निकाला, वैक्स आपने थोड़ा सा लिया ड्रम में से, वो यूज़ हो गया। कंज्यूम जो हो रही हैं चीज़ें, जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें आप होते हैं। फ्लोर साफ़ करने का लिक्विड है वो आपने साफ़ करना है, फ्लोर को जो है ना कंटेमिनेशन से सेप्टिक कंडीशन में रखना है, ये सब कंज्यूम हो गए, इस्तेमाल हो गए। All these factors must be considered when developing true service cost and deciding whether to produce in-house or obtain product from another hospital or commercial source. अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं बना सकते, आपका एरिया नहीं है, नहीं बना सकते, आपके फार्मेसी इतने नहीं है, नहीं बना सकते, व्हाट यू विल डू, यू जस्ट परचेज फ्रॉम द अदर हॉस्पिटल। अब आगा खान से ले लीजिए, बल्क के अंदर उठा लीजिए कि जी एनाल्जेसिक बाम हमें दे दें, या सोरियोसिस का ये जो हमारे ऑइंटमेंट है ये आप दे दें हमें, और हम खुद ही से कर लेंगे, तो वो भी हो सकता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन स्मॉल हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, ये जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, स्मॉल हॉस्पिटल्स जो गांव में होते हैं, रूरल एरिया में होते हैं,
या इवन कराची में होते हैं, इनको कैसे चलाते हैं, इनमें क्या करते हैं, इनकी डिस्पेंसिंग कैसे होगी, क्योंकि ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इतनी चीज़ें मेंटेन करें, उनके पास कॉस्ट बेयरिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती है। रेसिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर पीपल विद क्रॉनिक इलनेस और डिसेबिलिटीज, ऑल्दो नोन एज अ convalescence home and long-term care facilities, include adults who suffer from the chronic loss, long-lasting, or such as the illness as stroke or Alzheimer disease. Both medical and residential care is provided. Nursing home ये वो है जहाँ पेशेंट की केयर, नर्सिंग से मुराद केयर, नर्सिंग होम का मतलब है कि जहाँ पे पेशेंट की केयर की जाती है। Nursing home facility for care, usually long term. Patients who are sick enough to need hospital care but are not able to remain at home. उनको घर में देखभाल नहीं होती, इसलिए उनको हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है। ऐसे पेशेंट्स को जो घर में केयर करने वाला नहीं है, बेटी भी जो है जॉब पे गई हुई है, बाप भाई भी जॉब पे गया हुआ है, ठीक है ना, घर में अकेली खातून है, वो जल गई, बीमार हो गई, कोई भी बात हुई, तो उसको नर्सिंग केयर में डाला जहाँ पे ऑलरेडी पूरा स्टाफ मौजूद होता है, एंड दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट पेशेंट। हिस्टोरिकली मोस्ट रेसिडेंट वर एल्डरली और इल, यहाँ पे ज्यादातर नर्सिंग होम में बूढ़े लोग आते हैं, बीमार आते हैं, हैड अ क्रॉनिक इरिवर्सिबल एंड डिसेबलिंग डिसऑर्डर। क्रॉनिक होता है फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस है, नी का, नी मूव ही नहीं कर पाती, ठीक है ना, फेशियल या जो है पैरालिसिस होगी, हेमिप्लेजिया होगा, आधा धड़ जो है वो फालिज में चला गया, ठीक है ना, ये सारी डिसेबिलिटी है। एंड मेडिकल एंड नर्सिंग केयर वाज minimal. Today, nursing homes have a more active role in healthcare, helping patients prepare to live at home or with a family member when possible. They help conserve expensive hospital facilities for the acutely ill and improve the prospect of the chronically disabled. However, quality of care varies widely and potential for the abuse exists. हम यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ केयर देते हैं ये नर्सिंग होम वाले, ये डिपेंड करता है कि एक्सपेंसिव नर्सिंग होम है या नॉमिनल नर्सिंग होम है जहाँ पे खर्चे कम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। डिफेंस सोसाइटी का जो नर्सिंग होम होगा वो यकीनन बहुत पैसे लेगा, जिसमें लखपति करोड़पति लोग हैं, अपनी माँ को, बाप को, दादा को, दादी को लाकर हॉस्पिटल में डाल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हम मिनिस्टर हैं, फलां हैं, हम बिजी हैं, हम जज हैं, ठीक है ना, इस तरीके से होता है कि उनका टाइम नहीं होता, तो वो नर्सिंग होम में डाल देते हैं। तो यंगस्टर्स भी चाहते हैं कि कोई बीमार आदमी घर में ना रहे, चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई भी हो, वो जो फैमिली रिलेशनशिप पहले होता था, आज वो फैमिली रिलेशनशिप नहीं है। लोग कहते हैं ये बुढ़े को कौन संभाले, या बड़ी को कौन संभाले, अपने ही माँ बाप को उठा के नर्सिंग होम में डाल देते हैं। ये तो आपको पता है, सारी हमारी सोसाइटी में तो अभी शुरू है, वेस्टर्न सोसाइटी में देख के हैं वहाँ तो बहुत कॉमन है कि नर्सिंग होम में उठा के पेरेंट्स को डाल दिया जाता है और वो बेचारे वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं। उनकी केयर करने वाले लोग आते हैं, टेम्परेरी पार्ट टाइम भी आते हैं विजिटिंग, और फुल टाइम भी होते हैं वहाँ पे। उनके बाल बनाना, उनको नहलाना, उनकी चादरें सही करना, उनके चादरें बदलना, तकिए के गिलाफ बदलना, ये सारे काम वहाँ पे मैंने होते हुए देखा है। So yeah, nursing home is a very common practice in Western world, and now we have also started because we are following the wrong path of Western culture. Medications are an increasingly important part of that care. अब इस केयर के अंदर यकीनन वो बुढ़े लोग हैं, अब उनको मेडिसिन खिलानी है, ठीक है, उन्होंने कहा जी इसको टीडीएस दे दीजिए, 8-8 घंटे से दे दीजिए, रात को भी बीच में एक डोज आ गई 12 बजे रात को, तो उनको उठाना, उनको खिलाना, फिर सुबह उठ के उनको
उनको नाश्ता देना, उनकी खिदमत करना, उनके बाल बनाना, उनको नहलाना, ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं. The risk and benefit of medications are widely published but not necessarily recognized in the care of individual patient. Decision about the medication must be made in the proper context of patient. अब जैसा पेशेंट है वैसी मेडिसिन आप उसको देंगे. बूढ़े लोगों में जेरियाटिक्स में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि देयर वाइटल ऑर्गन फंक्शंस आर रिड्यूस्ड, क्योंकि एज के साथ हर चीज़ का काम स्लो हो जाता है. उनका जो हेपेटिक फंक्शन है वो स्लो हो जाता है, उनके एसजीओटी एसजीपीटी एंजाइम कम निकलते हैं. लीवर से साइटोक्रोम P450 जो है 450 एंजाइम जो है वो कम निकलते हैं. इसके अलावा पेनक्रियाज से जो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन वगैरह कम निकलते हैं. कार्डियक आउटपुट उनकी डिक्रीज हो जाती है. किडनी फिल्ट्रेशन रेट 125 जो ml पर मिनट है वो कम हो जाता है, 100 पे आ जाता है, 90 पे आ जाता है. तो तमाम वाइटल ऑर्गन्स उनके जो है कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जेरियाटिक मेडिकेशन को जानना ज़रूरी है कि बूढ़ों में दवाएं कैसे दी जाती हैं. वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर हैंडलिंग दिस पेशेंट. तो ये पेशेंट नर्सिंग केयर में बहुत ही डेलिकेट होते हैं. इनके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको बाकायदा सिखाया जाता है इनको क्या देना है क्या नहीं देना. Medications are often indicated for various illness. Symptoms and risk factors, but clinically significant adverse consequences of medicines are common and typically mimic common syndrome. ठीक है ना. ठीक है, इफेक्टिव है आपकी मेडिसिन, बहुत इफेक्टिव, मगर उसके जो साइड इफेक्ट है उस पर नजर रखने के लिए नर्सिंग होम में जरूरी है कि एक्सपर्ट्स भी मौजूद हों. कम से कम एक डॉक्टर दो डॉक्टर मौजूद हों जो तमाम जितने भी नर्सिंग होम के लोग हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करें और उसको देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है. Timely recognition and management of adverse consequences require vigilance and a high index of suspicion. ठीक है, आपने बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना होगा वहां पे. और हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन का मतलब है आप शक की गुंजाइश पैदा करें कि कुछ हो तो नहीं रहा इस मरीज को, क्योंकि मरीज इस काबिल नहीं है कि वो 80 साल का है, 90 साल का है, 70 साल का है, 60 साल का है, डिसेबल्ड है, डिजीज्ड है. ये सारी चीजें देखना पड़ता है. न्यूली अपडेटेड Omnibus Budget Reconciliation Act of 1987 surveyor guidance emphasizes the importance of following the full care process in implementing dosing, monitoring and adjusting medication. ठीक है ना. इसमें फुल केयर आपको करनी होगी. किस चीज में? इम्प्लीमेंटिंग डोज देने पे, दवा की जब डोज आप दे रहे हैं, मॉनिटरिंग उसको देने के बाद ऑब्जर्व करें. आपने इधर गोली खिलाई उधर भाग के दूसरे कामों में मसरूफ हो गए, पेशेंट इतनी देर में मर जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी. एंड एडजस्टिंग मेडिकेशन, अगर उस मेडिकेशन की डोज में फर्क आ रहा है जिसकी वजह से वो बेचैन हो रहा है पेशेंट या उसको कुछ और सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं, तो फौरन आपको उसको उसके डोज को एडजस्ट करना होगा. फिजिशियन एंड कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैव प्रोमिनेंट कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन एड्रेसिंग मेडिकेशन इन द नर्सिंग होम. ठीक है, एक फिजिशियन की ड्यूटी है, एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी है, दोनों की ड्यूटी है इस जगह पे कि आप उस पेशेंट के मेडिकेशन जो है नर्सिंग होम में जो दे रहे हैं उसको अपनी नज़र में रखें. Hospital is a health care center where people are admitted because of the accident of various diseases. But nursing home is a kind of housing हेल्थ केयर प्रोवाइडर. ठीक है, एक घर है जिसमें आप हेल्थ केयर कर रहे हैं, वेयर यंग और एल्डरली पीपल्स आर टेकन केयर ऑफ द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और इवन लाइफ टाइम. पीपल एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल रिक्वायर्ड एक्यूट मेडिकल सर्विसेज. तो हेल्थ केयर में जो पेशेंट आता है वो हो सकता है कि वहां से वापस नर्सिंग होम में तो वहां से जाए नहीं वापस, चूंकि उसके पास कोई है ही नहीं, ना बच्चे हैं ना कोई और रिश्तेदार है, तो वो अकेला पड़ा हुआ है वहां पर. और ऐसे पाकिस्तान में भी इंटरव्यूज आते हैं टीवी पे, आपने देखे होंगे. फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी. हॉस्पिटल फार्मेसी में जो छोटे हॉस्पिटल इन स्मॉल हॉस्पिटल वन फार्मेसी ओनली one room is required for the pharmacy having combination of
dispensing, manufacturing, and administrative, and all other section of complete pharmaceutical services. अब एक ही कमरे में फार्मेसिस्ट भी बैठता है और वहीं बेचारा बैठ के छोटे हॉस्पिटल में अपनी डिस्पेंसिंग करता है और अपनी तमाम चीजें मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, जो चीजें बल्क मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। फॉर स्टाइल प्रोडक्ट देयर शुड बी अ सेपरेट रूम। अगर वहां पे स्टाइल प्रोडक्ट बन रहा है स्मॉल हॉस्पिटल में तो उसके लिए सेपरेट रूम होना चाहिए। इन लार्ज हॉस्पिटल 200 or more beds departmentization of pharmacy activity is required। अगर हॉस्पिटल 200 बेडेड हॉस्पिटल होगा तो फिर आप क्या करेंगे कि हर डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट, कैंसर डिपार्टमेंट, ठीक है ना, जितने भी डिपार्टमेंट है, यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट, ये तमाम डिपार्टमेंट के लिए फार्मेसी को भी अलग करना पड़ेगा। यानी फार्मेसी क्या करेगी, वो डिपार्टमेंट के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज डिजाइन करेगी। सेपरेट एरियाज रिक्वायर्ड फॉर इस इन पेशेंट सर्विसेज एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। अब जो इन पेशेंट है उसके लिए भी आपको स्पेशल सर्विसेज चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी में, कि इन पेशेंट जो दाखिल हो गए पेशेंट, उसको हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का मतलब है जो हम उसको देंगे, हमारे पास जो उसको हम प्रोवाइड करेंगे, वो जो प्रोवाइड करने वाली बात है हमारी, वो क्या करेंगे हम, ये इसको हम बेड पे ले जाके एक एक डोज देंगे, ठीक है ना, बेड पे ले जाके हर डोज उसकी बेड पे देंगे। तो वो बेड पे लेट के अपने जो है उसी के बेड के ऊपर नर्स जो है हर डोज, जैसे सुबह की डोज है, दोपहर की डोज है, रात की डोज है, आधी रात की डोज है, तो फजर के टाइम की डोज है, सब नर्स जो है उसको उसी बेड पे प्रोवाइड, कॉल इट यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। अब हमारे पास चूंकि हम स्मॉल हॉस्पिटल्स की भी बात कर रहे थे, तो बेसिक हेल्थ यूनिट हॉस्पिटल केयर्स, यानी जो आपके गांव के अंदर छोटे छोटे यूनिट बना दिए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कहलाता है ये हॉस्पिटल्स। तो ये जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं, तो सबसे पहले प्राइमरी केयर है, सेकेंडरी केयर है, टर्शरी केयर है, एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड क्वाटरनरी केयर। तो प्राइमरी केयर क्या होती है, एसेंशियल है, most contracted a cold, the flu, or some of the bacterial or viral diseases may also seek out primary care for a broken bone, a sore muscles, a skin rash, or any other acute medical problem। ये हम प्राइमरी में हैंडल करते हैं, प्राइमरी केयर करते हैं, ठीक है, समझिएगा इसको जरा। Also, primary care is typically responsible for coordinating among specialists and other level of care। Primary care provides maybe डॉक्टर्स, नर्सेज, प्रोवाइडर्स, इसमें डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हैं, फिजिशियंस हैं, असिस्टेंट हैं, देयर आर सम प्राइमरी केयर स्पेशलिस्ट एज वेल। फॉर इंस्टेंस ओबी एंड गायनी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी, जेरियाट्रिक्स यानी बूढ़े लोगों के लिए, एंड पीडियाट्रिशियन बच्चों के लिए, और ऑल प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, दे जस्ट हैपन to specialize in caring for a particular group of people। Secondary care are simply mean more specific expertise in what it is ailing you। Specialists focus either on the specific symptoms of the body or specific disease or condition। जैसे tuberculosis का sanatorium होता है, for example NICBD में जैसे cardiologist focus on the heart and its pumping system, and endocrinologists focus on the hormone system, and some specialists in disease like diabetes or thyroid diseases. Oncologists have a specialty in treating cancer, and many focus on a specific style of cancer। Secondary care is where most people end up
when they have a medical condition to deal with that cannot be handled at the primary care level. क्योंकि जो प्राइमरी पे नहीं हैंडल होता फिर उसको सेकेंडरी पर ले जाते हैं. Tertiary care. Once a patient is hospitalized and need a higher level of specialty care within the hospital, he may be referred to tertiary care. Tertiary care are required highly specialized equipment and expertise. At this level, we'll find procedures such as the coronary artery bypass surgery, renal or hemodialysis, and some plastic surgeries of neurosurgeries. It also includes service burn treatment and any other very complex treatment or procedures. ये tertiary कहलाता है. A small local hospital may not be able to provide these services, so you may need to be transferred to a medical center that provide highly specialized tertiary level services. जैसे आगा खान में, साउथ सिटी में, आप मेमन हॉस्पिटल में, यहाँ पे आप ट्रांसफर करते हैं पेशेंट को. Studies have shown that in the management of certain chronic conditions such as diabetes and chronic kidney disease, it is still important for the primary care provider to be involved when a patient enters tertiary care. Having the PCP involved may enhance long-term self-management by the patient. Then quaternary care. Quaternary care is a condition considered to be an extension of the tertiary care. It is even more specialized and highly unusual because it is so specific. Not every hospital or medical center offer quaternary care. Some may only offer quaternary care for particular medical condition or system of the body. The type of care that might be considered to be a quaternary care would be experimental medication, जैसे clinical trial हम करवाते हैं, वो भी hospitals होते हैं, and procedures as well as highly uncommon and specialized surgeries. जो ऐसी सर्जरी जो कभी जैसे दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए, एक दूसरे की बॉडी साथ लगी है, उसको हम सेपरेट करें, उसके वो बहुत ही खतरनाक किस्म की होती है, उसको हम क्वार्टरली में ले जाते हैं. Pharmacists contribute substantially to patient care in nursing home, ensuring quality use of the medications, resulting in reduced fall rates. Further studies with rigorous design are needed to measure the impact of the pharmacy services on the economical benefit and other patient health outcomes. तो हमारा काम ये होता है एज अ फार्मासिस्ट, एज अ फिजिशियन, एज अ मेंबर ऑफ द टीम that we should also reduce the cost of treatment for the benefit of patient. तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पेशेंट होता है. पेशेंट को हमने क्योर भी करना है, पेशेंट को इकोनॉमिकली बचाना भी. हमारा काम है कि हम इसको भी देखें. मेथड ऑफ हैंडलिंग ड्रग इन हॉस्पिटल विदाउट फार्मासिस्ट. अगर फार्मासिस्ट ना हो तो आप कैसे देंगे मेडिकेशन हॉस्पिटल के अंदर. मोस्ट एक्सटेंडेड केयर ऑफ द फैसिलिटीज इन स्मॉल हॉस्पिटल, जो छोटा हॉस्पिटल है जहाँ है ही नहीं फार्मासिस्ट, पाकिस्तान में तो बेहदाश है ऐसे हॉस्पिटल. डू नॉट एम्प्लॉय फुल टाइम फार्मासिस्ट, मेनी ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट फॉर सच सर्विसेज. Medical staff rely upon community pharmacists to dispense medication from local pharmacy and deliver the facilities. तो कम्युनिटी फार्मेसी से आप जो बड़ी फार्मेसी है वहाँ से पेशेंट को डिस्पेंस करते हैं. फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस मेडिकेशन फ्रॉम लोकल फार्मेसी एंड डिलीवर्ड टू द
और वहाँ ले जाके देते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है। Pharmacy services in small hospital is provided by Department of Pharmacy of a nearly large hospital. जब बड़े हॉस्पिटल में वहाँ से बना के बल्क इन छोटे हॉस्पिटल्स को सप्लाई किया जाता है। Extended care facilities in pharmacy department. If extended care facilities has pharmacy department, a licensed pharmacist is employed to administrate pharmacy department. फार्मेसिस्ट कौन होगा? लाइसेंस होगा। लाइसेंस कौन होता है? जब आप फार्मेसी ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है सिंध फार्मेसी काउंसिल के अंदर, और वहाँ से आपको लाइसेंस मिलता है। तो इस लाइसेंस के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते अगर आपके पास फार्मेसी की डिग्री हो मगर लाइसेंस ना हो। If no pharmacy department, then prompt and convenient obtaining requirement drugs and biologicals from community pharmacy. उस community का जो pharmacist है वो आपको चीज़ें provide करेगा। If facility has only drug room where bulk drugs are stored, consultant pharmacist is responsible for control of the bulk drugs. अब अगर आपका हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल और बल्क ड्रग है आपके पास तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फार्मासिस्ट होगा। आपने देखा तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है, इतना आसान नहीं है। कंसल्टेंट फार्मासिस्ट डिस्पेंस ड्रग फ्रॉम ड्रग रूम प्रॉपरली लेबल्ड एंड मेक देम अवेलेबल फॉर नर्सिंग पर्सनल। ठीक है, तो कंसल्टेंट फार्मासिस्ट उसकी लेबलिंग देखेगा, प्रॉपर लेबलिंग देखने के बाद फिर जो है किसको प्रोवाइड करेगा? नर्सिंग पर्सनल जो है उनको देगा, जो भी मतलब केयर करने, नर्सिंग से यहाँ नर्स नहीं मुराद है, केयर करने वाले जो लोग हैं वहाँ पे उनको देगा। स्मॉल एंड लार्ज हॉस्पिटल रिलेशनशिप, इनमें आपस में रिलेशनशिप होना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्मॉल हॉस्पिटल जो होते हैं वो आपका जो आउटस्कर्ट्स होते हैं, जो आपके छोटे एरियाज होते हैं, ठीक है ना, जो गांव होते हैं आपके, विलेजेस होते हैं आपके, ठीक है, इनके अंदर जो है ये हॉस्पिटल बने हुए होते हैं और इनको बल्क की जरूरत पड़ती है तो ये बड़े हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वहाँ से मंगवाते हैं। शेयरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट लाइक द फार्मेसी, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, आप रिफर कर देते हैं, फार्मेसी को भी रिफर करते हैं, अगर एक्सरे करवाना है तो उस हॉस्पिटल में भेजते हैं, कोई पैथोलॉजिकल जो सैंपल भिजवाना है वो भी वहाँ भेजते हैं। सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द फार्मासिस्ट ऑन कॉल इन लार्ज हॉस्पिटल, यहाँ सारी चीज़ें फार्मासिस्ट ऑन कॉल पर रहता है और वो फार्मासिस्ट ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है उनको। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज, ECF का मतलब है एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज। ड्रग regimen review encompass the clinical activities of the consultant pharmacist. Drug regime must be reviewed at least monthly by the pharmacist. जितनी दवाएं अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में उस सबको रिव्यू करेगा फार्मासिस्ट हर महीने में एक दफा। Any irregularity found during review must be reported to the physician and director of the nursing. Example of irregularities include use of the 3 or more analgesic at the same time. आप एक ही वक्त में 3-4 किस्म के एनाल्जेसिक आप दे रखी भी है फार्मेसी में, या एक पेशेंट को आप दे रहे हैं, उसको रिव्यू करना पड़ेगा इसमें से कौन सी रखनी है कौन सी निकालनी है। यूज ऑफ द आयरन थेरेपी विदाउट रेड ब्लड सेल्स असेसमेंट, आपने उसकी जो है ना हीमोग्लोबिन कराया नहीं है, उसकी एनीमिया एनीमिया को पता नहीं थी और आपने उसको आयरन देना शुरू कर दिया। कॉन्करेंट यूज ऑफ द 2 और मोर हिप्नोटिक्स, एक की जगह 2 हिप्नोटिक्स आप उसको दे रहे हैं। appropriate medication order includes drug dose, route of administration, गलत route of administration, गलत drug गलत dose, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीक्वेंटली एंड रीजन ऑफ द यूज, क्यों दे रहे हैं इस ड्रग, किस डोज में दे रहे हैं, किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में
IV है, IM है, सबकुटेनियस है, जो है ना क्या कहते हैं आपके टॉपिकल है, इंट्राथिकल है। ठीक है, सारी चीजें जो है ये आपने देखनी होगी। अननेसेसरी ड्रग रेगुलेशन, ओमनीबस बजट रिकॉन्सिलिएशन एक्ट 1987 को फॉलो करना होगा। ओबरा जिसका नाम है, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर इन द नर्सिंग फैसिलिटीज, जहाँ पेशेंट को देख रहे हैं वहाँ उसकी क्वालिटी को बढ़ाना होगा। दिस रेगुलेशन required that patient drug regime should be free from the unnecessary drugs, use of the antipsychotics। ये सारी चीजें आपने देखनी होंगी। मेडिकेशन एरर एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी आपने चेक करना होगा। कंसल्टेंट फार्मासिस्ट should report and document any drug irregularities, drug interaction, and clinical recommendations from to the attending physician or nurse in charge and the nursing home administrators. Drug interaction includes interaction between the prescription drugs and over-the-counter drugs, drug and drugs and disease, and interaction between drugs and nutrients, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशन। ये सारी चीजें हैं जो आपने एज अ फार्मासिस्ट देखनी होंगी। तो आपने अब ये देख लिया कि आपकी ड्यूटी कितनी बढ़ गई है, आपकी जिम्मेदारी कितनी है, एक फार्मासिस्ट कितनी जिम्मेदारियां निभाता है। ठीक है ना। और दिस इज द लास्ट वन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। उस जब तक के लिए खुदा हाफिज।